बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल भी जुड़ रहे हैं। सुधांशु मित्तल साहब, क्या कहेंगे आप? भारी हंगामे के बीच जन लोकपाल बिल जो है वो पेश हो गया है आज विधानसभा में, लेकिन स्पीकर ने जो एलजी की चिट्ठी आई थी उसमें जो बातें कही गई थी शायद उसको दरकिनार कर दिया और फिर अब उन पर भी उनके रवैये पर भी सवाल उठने लगे हैं। आप क्या कहेंगे? ऐसा है, इस सारे में यह पहले तय करिए कि इनकी नीयत क्या है। जन लोकपाल बिल के प्रति वाकई इनमें आस्था है? जो आज तक ये बातें कहते थे, क्या उसके प्रति ये वाकई वचनबद्ध हैं? सबसे पहले क्या था, ये कहते थे हर चीज का जनमत होगा। आज जन लोकपाल बिल लेके आ रहे हैं, उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं के लिए अब तो ये डिस्कशन के लिए हमने टेबल कर दिया है, तो हर मेंबर हाउस का उनको आमंत्रण करता हूं कि इस पे सक्सेसफुली मीनिंगफुल डिस्कशन करें। जबरदस्त हंगामे और कांग्रेस बीजेपी के विरोध के बावजूद केजरीवाल सरकार ने अपना जन लोकपाल बिल पेश कर दिया। जन लोकपाल बिल पेश करने के बाद विधानसभा में कांग्रेस बीजेपी के विधायक हंगामा करते रहे। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने पहले स्पीकर से उपराज्यपाल की चिट्ठी के बारे में सदन को बताने की मांग की थी। स्पीकर ने जब चिट्ठी के बारे में जानकारी दी तो फिर बीजेपी इस बात पर अड़ गई कि उपराज्यपाल की चिट्ठी पर चर्चा कराई जाए और फिर वोटिंग हो, लेकिन इसे स्पीकर ने नामंजूर कर दिया। इस बीच हंगामे के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल पेश कर दिया। इसके बाद कुछ सदस्य स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच गए। हंगामा बढ़ता चला गया। हंगामे के बाद अब सवाल यह है कि क्या जन लोकपाल पर चर्चा होगी? अगर चर्चा नहीं हुई तो क्या केजरीवाल सरकार खुद गिर जाएगी या फिर केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा? इस बीच कांग्रेस ने दोहराया कि अगर सही प्रक्रिया के तहत जन लोकपाल लाया गया तो वो केजरीवाल सरकार का समर्थन जारी रखेंगे। पुनीत त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विधानसभा की, वो भी एक एक गतिविधि पर नजर बनाए। पुनीत, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? 20 मिनट के लिए सदन स्थगित किया गया है। हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी जी। अखिलेश जी, आप लोग ने बिल जो है वो क्या टेबल कर दिया है? टेबल कर दिया है। अब हम लोग चाहते हैं कि चर्चा करें इस पर, लेकिन जैसा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि एक चीज बताइए, एलजी का जो लेटर है उसमें साफ लिखा है कि उनके सामने जो है इस बिल को नहीं लाया गया और उसमें अब बाकायदा सेक्शन 9(2) जो दिल्ली एनसीटी एक्ट है उसका हवाला दिया गया है कि आप पेश नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी यहाँ पेश किया गया है आप लोग की तरफ से। आपको नहीं लगता एक संवैधानिक संकट खड़ा होता है यहाँ? देखिए, वही एनसीटी एक्ट 26 हमें अलाउ करती है कि हम उस बिल को पटल पे रख सकते हैं, चर्चा हो सकती है। तो एक रूल अगर वो उसका हवाला दे रहे हैं तो हम भी एक रूल दे रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से हम एलजी के लेटर को लेकर के चर्चा के लिए क्यों नहीं आप लोग तैयार हैं? एलजी का जो लेटर है, चर्चा तो हम तो कह रहे थे उस पर भी चर्चा के लिए, चर्चा तो ये भाग रहे हैं कल सोमनाथ जी के मुद्दे पर। वोटिंग क्यों नहीं तैयार? पहले चर्चा भी ना कैसे वोटिंग कर देंगे आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने ठीक तरीके से बिल रखा है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जो भी तरीका होता है, जो रूलिंग है हाउस की उसके हिसाब से रख रहे हैं, प्रोसीडिंग के हिसाब से रख रहे हैं। लेकिन सबको देखने से अखिलेश जी ये नहीं लगता कि आप मन बना करके आए थे कि बिल टेबल करना ही है, ये मैसेज है? बिल्कुल पुनीत, मैं लौटूंगा आपके पास। सुधांशु मित्तल बीजेपी नेता हमारे साथ बने। सुधांशु जी, बीच में आपको रोकना पड़ा था। क्या आपको लगता है कि जो कुछ हुआ है आज सदन के भीतर वो असंवैधानिक? आप नियत पर सवाल उठा रहे थे केजरीवाल सरकार की। अगर इस तरह की चीजें करना संवैधानिक है तो इनको ये संविधान मुबारक हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर एड्रेस करते हैं हाउस को, चिट्ठी लिख के कहते हैं कि मेरे सामने लाया नहीं, ये गैर संवैधानिक है। ये सदन तय करेगा या कौन तय करेगा? और आप वो चिट्ठी सदन में लाते तक नहीं है। लोग कहते हैं कि चिट्ठी आई थी तो क्या है, तब वो कहते हैं ये चिट्ठी थी लेकिन हमने इसको रिजेक्ट कर दी। स्पीकर कहते स्पीकर साहब ये आपका हक ही नहीं है इसको रिजेक्ट करने का। सदन जो है सदन तय करेगा कि जो कहा है सही है नहीं है। देखिए, गांधी जी ये अपने को गांधीयन कहते हैं। मैं सिर्फ एक चीज याद दिलवा देना चाहता हूं इनको। गांधी जी कहते थे अंत और माध्यम, एंड्स एंड मीन्स दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जो करना चाहते हैं वो भी और जिस तरह करेंगे वो भी। जबकि मैकियावेलियन कहते थे कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स। तो ये लोग तो मैकियावेलियन हैं। इनके लिए कुछ भी बोलना है, उसका माध्यम क्या होगा, तरीके क्या होंगे, कुछ नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है। कानून की और संविधान की धज्जी उड़ा के, और जिस तरह देखिए ये इंट्रिग्स की राजनीति कर रहे हैं। आज सदन की गरिमा और मर्यादा इसमें होती। अच्छा, एक और बता देना चाहता हूं मैं,
एक हमेशा परंपरा रही है कि कोई भी बिल जो होता है वो पहले सीधे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाता है। सेलेक्ट कमेटी, क्योंकि बिल जो होता है वो कानून बनना होता है, उसके प्रावधान क्या है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, ये सारी चीजों को देख के ये एग्जामिन डिटेल में करी जाती है सेलेक्ट कमेटी के द्वारा। पुष्पेश जी, मैं आपसे यहाँ अरविंद केजरीवाल सरकार की बात करूंगा। मैं आपके पास आता हूं सुधांशु जी। मैं अरविंद केजरीवाल सरकार की बात करना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जब इलेक्शन हुए उससे पहले जो वादे किए गए थे, जो घोषणा पत्र में बातें की गई थी, मैं आपके पास लौटता हूं। इस वक्त विक्रांत यादव हमारे साथ है। विक्रांत, सोमनाथ भारती आपके साथ है। हाँ, आवाज आ रही है जी विक्रांत, इस समय हमारे साथ दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती हैं। सोमनाथ जी, जिस तरीके से बिल पेश किया गया, कांग्रेस और बीजेपी का कहना है कि ये गैर संवैधानिक है। देखिए, कांग्रेस और भाजपा के मित्रों ने शुरू में कहा, आज के सदन के शुरुआत में ही, कि जन लोकपाल बिल जो हम पेश करने वाले हैं उसके समर्थन में है। दोनों समर्थन में थे, लेकिन कहने कुछ और है, कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है, कथनी कुछ और है। जब ये वास्तविक में पेश होने का वक्त आया, उस वक्त उनका ये रवैया ठीक नहीं लगता। लेकिन उनका ये कहना था कि एलजी ने जो चिट्ठी भेजी है जिसमें उन्होंने बिल पेश करने पर रोक लगा, माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा है कि बिल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो क्या उसके बावजूद वो चाहते थे कि इस पे वोटिंग हो। वोटिंग से क्यों आपत्ति थी? ऑनरेबल एलजी साहब ने जो बात कही है चिट्ठी में, साफ साफ ये कही है कि उनकी चिट्ठी को पढ़ा जाए हाउस में, इसके पहले कि वो बिल इंट्रोड्यूस हो, इतना ही कहा है। वोटिंग कहीं बात नहीं करी। लेकिन फिर भी जिस तरीके से बिल पेश हुआ, बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसके विरोध में थे, तो क्या कहेंगे? बीजेपी और कांग्रेस का यह भी कहना है कि स्पीकर ने जिस तरह से परमिशन दी, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता के रूप में काम कर रहे हैं, वो हाउस के नेता के रूप में नहीं कर रहे थे। देखिए, जब भी भाजपा और कांग्रेस के मित्रों को कुछ बुरा लगेगा तो वो इस तरह का इल्जाम लगाएंगे। वो ये तो इतिहास रहा है। कल जिस तरह से संसद में आपने देखा होगा किस तरह से वहां पे बर्बरतापूर्ण हिंसा हुआ, उससे तो बेहतर कम से कम यह होगा, क्योंकि जो भी बिल ऐसा ऐतिहासिक होगा वो आसान से नहीं पास होगा। इतनी बात तो पक्का है। सोमनाथ जी, एक आखिरी सवाल, बीजेपी और कांग्रेस दोनों का यह कहना था कि एलजी की जो चिट्ठी है उस पर वोटिंग होनी चाहिए पहले। वोटिंग से क्यों ऐतराज था? हमें कोई ऐतराज नहीं था। हमने ये कहा कि पहले चर्चा होनी चाहिए। अगर ऑनरेबल एलजी के भाषणों के ऊपर भी पहले चर्चा होती रही है, हम चर्चा की डिमांड कर रहे थे। तो आप ये कहेंगे कि जिस तरह से बिल पेश हुआ है उसमें कोई गैर संवैधानिक काम आप लोगों ने नहीं किया? कोई इनफैक्ट संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की पूरी पूजा करी है हमने। संविधान जो कुछ भी कहता है, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहीं हो तो उनकी आत्मा को आज शांति पहुंचेगी। हम लोगों ने उनके लिए, उनके संविधान के लिए पूरी श्रद्धा है हमारे दिल में, और पूरी इज्जत पूर्वक हमने संविधान को आगे रखते हुए इस बिल को आज पेश किया। धन्यवाद। ये थे सोमनाथ भारती, जिनका साफ कहना है कि दिल्ली में जो विधानसभा में बिल रखा गया उसमें कोई, जब तक इसको एलजी की एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, ये बिल हाउस के अंदर कंसिडरेशन के लिए आ ही नहीं सकता। और अगर कंसिडरेशन के लिए आता भी है, जिस गैर कानूनी तरीके से ये लाए हैं, तो इस पे वोटिंग होना जरूरी है। ये तो चूंकि अपने आप को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मसीहा मानते हैं, हम तमाम लोग इस हाउस में संविधान की कसम खा के मेंबर बनकर यहाँ आते हैं। उस संविधान की अगर इस तरीके से अवमानना होगी, इस तरीके से उसकी अनदेखी की जाएगी, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि संविधान की धाराओं की रक्षा करें। और जहां तक लोकपाल का ताल्लुक है, कांग्रेस हमेशा लड़ती रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और हमने कहा था कि ये बिल चाहे कितनी भी सख्त उसमें हो, हम इसको पास कराएंगे। पुष्पेश जी, ये तमाम घटनाक्रम आपने भी देखा, जो कुछ हुआ, जन लोकपाल बिल जो है वो पेश हो गया भारी हंगामे के बीच। क्या आपको लगता है कि विन विन सिचुएशन है केजरीवाल के लिए? क्योंकि जो वादे चुनाव से पहले किए गए थे, बिजली, पानी और फिर जन लोकपाल एजेंडे में, हालांकि वो सबसे ऊपर था एक तरह से, तीनों ही चीजें जो है एक तरह से उन्होंने अपनी बात जो रखी थी वो करके दिखाई है। एक तरह गंभीरता से ये स्पष्ट कर दिया है कि हम जन लोकपाल बिल के संपूर्ण समर्थन में हैं, लेकिन यहां दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल महोदय ने पूरी दिल्ली विधानसभा के सदस्यों को अपना एक संदेश दिया है, जो पढ़कर सुनाया गया है, जिसके तहत दिल्ली विधानसभा में दिल्ली जन लोकपाल बिल को असंवैधानिक तरीके से लाया जा रहा है, यह उन्होंने सूचना दी है। और मैं ये समझता हूं कि अगर उपराज्यपाल महोदय ने ये कहा है कि बिल को जिस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्थाओं को पूरा करने के बाद लाया जाना चाहिए था, वो अगर पूरा नहीं किया गया है,
तो अब दिल्ली विधानसभा में इस बिल को लाया जाना ही असंवैधानिक है। इसलिए हम ये पुष्पेश जी, आपसे जो सवाल मैंने किया था उसका जवाब। सभा में हुआ है वो अकेली घटना नहीं है। अगर हम देखें कि कल भी संसद में जो कुछ घटा और तेलंगाना का बिल जिस तरह के हंगामे और क्या कहिए बिल्कुल अराजक उच्छृंखल उद्दंड आचरण के बीच में पेश किया गया और अगर यदि उसे पेश किया जाना संवैधानिक कहा जा सकता है तो आज जो कुछ दिल्ली में हुआ उसे भी आप संवैधानिक कहने को मजबूर होंगे। और जो आपका बुनियादी सवाल था कि जहां तक अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी का सवाल है, उनके लिए निश्चित रूप से ये विन विन सिचुएशन ही है, क्योंकि कैच 22 तो भाजपा और कांग्रेस के लिए है। अभी कुछ समय पहले लवली जी कह रहे थे कि हम समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं, मगर असंवैधानिक तरीके से बिल पेश हुआ है, उसका हम वो दोहरा रहे हैं बार बार, वही बात बीजेपी भी दोहरा, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि शहादत का सेहरा अरविंद केजरीवाल के सिर बंधे। और अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि भाजपा की रणनीति ये है कि उनको शहादत न हासिल हो, तो मेरे ख्याल में सुधांशु भाई कुछ देर पहले बहुत विवेकपूर्ण बात कह रहे थे कि विधेयक को प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है, एक सिलेक्ट कमेटी होती है, मगर ये सारी चीजें किताबी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। आज जिस तरह का जनतंत्र हमारे सामने है, वो संसद में हो या दिल्ली की विधानसभा में हो, उसका संविधान की आत्मा से कोई संबंध नहीं है, जो कानून है उनकी भावना से कोई संबंध नहीं है। और अकेले ये कहा जाए कि आप पार्टी और केजरीवाल ही असंवैधानिक आचरण कर रहे हैं, वो मुझे बहुत तर्कसंगत नहीं लगता। सुधांशु मित्तल साहब, स्पीकर ने एलजी की चिट्ठी को पढ़कर सुनाया और उसके बाद जो है भारी हंगामे के बीच जन लोकपाल बिल जो है वो पेश हो गया। स्पीकर के रोल के बारे में कुछ कहेंगे आप? स्पीकर से यह उम्मीद करी जाती है कि निष्पक्षता से वो सदन को चलाएंगे। आपने कहा कि स्पीकर ने एलजी की चिट्ठी को पढ़ के सुनाई, गलत है। उनको कहा गया कि वो चिट्ठी कहां है, नहीं तो स्पीकर को सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि एलजी से एक एडवाइस मुझे प्राप्त हुई है और वो मैं सदन के सामने रख रहा हूं, सदन का क्या मत है इस एडवाइस में वो बताए। ये नहीं करा उन्होंने। वो तो जब उनपे विपक्ष ने दबाव बनाया, एलजी साहब का पूरा एलजी साहब के मैसेज का पूरा सम्मान करते हुए स्पीकर साहब ने आज रखा, और उसके बाद जहां तक मेरी सूचना है कि उन्होंने ये व्यवस्था दी कि एलजी साहब के मैसेज को सदन में रखने के बाद उन्होंने व्यवस्था दी है अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कि बिल को पेश किया जाए। तो ये एलजी स्पीकर साहब का अधिकार है। अगर हंगामे के दौरान सेशन एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी मनीष, तो क्या सरकार सेशन एक्सटेंड कराएगी? जी सर, अगर सेशन एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ती है तो क्या सरकार तैयार है इसके लिए? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल जरूर। सेशन एक्सटेंड होगा, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे आगे एक्सटेंड। अब इसके बाद में बिल के इंट्रोडक्शन पे चर्चा होगी। बात कर रहे हैं, विपक्ष वोटिंग की बात कर रहा है। हाँ, तो बिल के इंट्रोडक्शन पे हाँ, मैं कह रहा हूँ बिल के इंट्रोडक्शन पे चर्चा और वोटिंग दोनों हो सकती है, दोनों कर सकते हैं। स्वराज बिल कब टेबल होगा मनीष? क्योंकि जो सबसे बड़ा एक दो बिल आपने कहा था कि असेंबली में दोनों को कोशिश करके सेशन में, क्या स्वराज बिल इस सेशन में टेबल किया जाएगा? और अगर किया जाएगा कोशिश करेंगे कि कल हो। लेकिन अगर वोटिंग होती तो दिल्ली जन लोकपाल। भारी हंगामे के बीच जन लोकपाल बिल दिल्ली विधानसभा में पेश हो गया। इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। और इस बीच जबरदस्त हंगामे और कांग्रेस बीजेपी के विरोध के बावजूद केजरीवाल सरकार ने अपना जन लोकपाल बिल पेश कर ही दिया। जन लोकपाल बिल पेश करने के बाद विधानसभा में कांग्रेस बीजेपी के विधायक हंगामा करते रहे। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने पहले स्पीकर से उपराज्यपाल की चिट्ठी के बारे में सदन को बताने की मांग की थी। स्पीकर ने जब चिट्ठी के बारे में जानकारी दी तो फिर बीजेपी इस बात पर अड़ गई कि उपराज्यपाल की चिट्ठी पर चर्चा कराई जाए और फिर वोटिंग हो, लेकिन इसे स्पीकर ने नामंजूर कर दिया। इसी बीच हंगामे के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल पेश कर दिया। इसके बाद कुछ सदस्य स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच गए और हंगामा बढ़ता चला गया। हंगामे के बाद अब सवाल यह है कि क्या जन लोकपाल पर चर्चा होगी? अगर चर्चा नहीं हुई तो क्या केजरीवाल सरकार खुद गिर जाएगी या फिर केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा? इस बीच कांग्रेस ने फिर दोहराया कि अगर सही प्रक्रिया के तहत जन लोकपाल लाया गया तो वो केजरीवाल सरकार का समर्थन जारी रखेंगे। the Delhi
कम से कम विधानसभा के भवन में जिस तरह के तरीके बीजेपी और कांग्रेस के लोग अपनाते रहे हैं, माइक तोड़ना, कागज फाड़ के फेंकना, महिलाओं का अपमान करना चूड़ियां कर करके, तो इन सब से तरीकों की बात तो ये इनके लिए बेईमानी है। ये किस मुंह से तरीके की बात करते हैं। लेकिन एक एलजी साहब के मैसेज का पूरा सम्मान करते हुए स्पीकर साहब ने आज रखा, और उसके बाद जहां तक मेरी सूचना है कि उन्होंने ये व्यवस्था दी कि एलजी साहब के मैसेज को सदन में रखने के बाद उन्होंने व्यवस्था दी है अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कि बिल को पेश किया जाए। तो ये स्पीकर साहब का अधिकार है। और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल और साथ ही साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और जेएनयू के प्रोफेसर पुष्पेश पंत साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। सुधांशु जी, अब बाजी तो चल दी अरविंद केजरीवाल ने, अब बीजेपी जो है किस बात को लेकर आपत्ति है बीजेपी को? बीजेपी तो लोक जनपाल बिल के समर्थन में, मुझे अभी तक सारा समझ नहीं आ रहा है इनकी नीयत क्या है। इनकी नीयत जन लोकपाल बिल को पास करवाना है या कानून का, संविधान का, हर व्यवस्था का उल्लंघन करके एक नई पास करने की प्रक्रिया बनाना है। अरे भाई, कांग्रेस कह रही है हम समर्थन करेंगे, भाजपा कह रही है हम समर्थन करेंगे, ये खुद ही कह रहे हैं। तो जो प्रक्रिया आज तक, तो फिर चर्चा के लिए क्यों तैयार नहीं है सुधांशु जी? दिक्कत क्या आ रही है? चर्चा के लिए क्यों तैयार नहीं? अरे भाई, अगर हाँ जी, तो फिर चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं है? नहीं, मैं तो आपसे पहले पूछ रहा हूं ना, मैंने तो ये बताइए, क्योंकि देखिए, कोई हम लोग तो संविधान से बंधे हुए हैं, ये अराजकवादी लोग हैं, अराजकता का इनकी संस्कृति में होगा। लेकिन हम जब यहां शपथ लेके आए हैं कि हम संविधान का सम्मान करेंगे, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो एक उल्लंघन सामने दिख रहा है। भाई, आज तक की जो प्रक्रिया हो रही है उसको क्यों नहीं आप लोग फॉलो कर रहे हैं? आप करिए, भेजिए। अच्छा, ये क्या सोचते हैं कि एलजी को भेजेंगे, एलजी पास नहीं कर, आगे नहीं करेंगे? अरे भाई, करने तो दो। एक कहावत होती है, काजी जी शहर का अंदेशा, कुछ हो तो जाने दो। मैं लौटता हूं आपके पास सुधांशु जी। इस वक्त विधानसभा में कार्रवाई फिर एक बार शुरू हो गई है, आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। कोई भी इलीगल चीज करने से आप सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप ऐसे पौधे पर बैठे हुए हैं जी, आपका टॉयलेट नहीं करेंगे, आपका नाम काले पन्नों में लिखा जाएगा जी। मुख्यमंत्री सदन की अनुमति से बिल पेश करेंगे। आपके एजेंडे में सदन की अनुमति, आप लीव के लिए नहीं कर सकते का एजेंडा दे रहे हैं, तो यू हैव टेकन द सदन की अनुमति। सर बताएं। अध्यक्ष, सदन ने अनुमति दे दी है, अध्यक्ष जी ने अनुमति दे दी है। भाई अध्यक्ष पागल है, सीएम साहब ने पागल है, पागल अध्यक्ष जी ने लीव मांगी है, बोलना चाहते हैं, आप तो इसके बाद काम कर रहे हैं जी। सीएम सुप्रीम नहीं है, हाउस के 43 सदस्य एक तरफ है और 26 लोग इनके एक तरफ है। कोई चीज टेबल नहीं हो सकती। हम करप्शन के मुद्दे में खिलाफ नहीं है, लेकिन उसे कानूनी हिसाब से लाया जाना चाहिए। आप जो एक मनमोहन सिंह और एक आप हैं, आप लीव ऑफ द हाउस से बोल दीजिए, लीव ऑफ द हाउस से बोल दीजिए। अध्यक्ष जी, अगर आप विरोध में हैं तो आप विरोध कीजिए। सर पार्टी का अध्यक्ष जी, सुनो अध्यक्ष जी, मैं हिसाब कहना चाह रहा हूँ, व्यवस्था दे नहीं सकते आप ऐसे, और बिल टेबल नहीं हो सकता। और मंत्री कह रहे बिल टेबल हो गया, तो हमें भारतीय मीडिया में झूठ बोल रहे हैं कि जो है जिनका प्रस्ताव ले आएंगे जी। मैंने बैठे हुए ऐसे ना बच्चे बैठे, बीवी बैठी कसम भी नहीं लूंगा, बोलने आप इनके चक्कर में आके जिन्होंने बच्चों तक मासूम बच्चे बैठे भाई, इन्होंने उनकी कसम भी खाई थी। बच्चों की कसम खा कर बिहारियों की तरह हर्षवर्धन जी बोलना चाहते हैं, हर्षवर्धन जी बोलना चाहते हैं, आप बोलना जी।
अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, रमेश जी हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं। रमेश जी हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, मेरा ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी, बड़ा एक हम्बल सबमिशन है, आप ध्यान से सुन लें। आप इस समय बहुत मर्यादित स्थान पर बैठे हैं और आप इस समय किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं, आप हम सबके हितों के कस्टोडियन हैं, सभी मेंबर्स के राइट्स के। अभी आपने स्वयं दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के एक संदेश को यहाँ सारे सदन के बीच में रखा है। मैं इस जो उपराज्यपाल महोदय का इस सदन को संदेश है, वो संदेश ही अपने आप में इस सदन के लिए आदेश है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको इस बारे में कोई डाउट है कि वो आदेश है या खाली संदेश है, तो आपको इस सदन से पूछना पड़ेगा कि ये मेरे को डाउट है कि ये संदेश है या आदेश है। आप इस सदन से पूछ लीजिए। और अब मैं सिर्फ आपका इस संदेश के एक पैराग्राफ के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें बड़ा सब स्पष्ट लिखा है, एज द जन लोकपाल बिल is being introduced in the Legislative Assembly without following the procedure indicated above, I hereby send the message under Section 9(2) of the Government of NCT of Delhi Act 1991 to the Legislative Assembly not to consider the bill unless it is introduced with the recommendations of the Lieutenant Governor. अध्यक्ष जी, ये देश संविधान से चलता है, संविधान की मर्यादाओं से चलता है। अगर सुन लीजिए, अगर आज डॉक्टर हर्षवर्धन ये कहें कि मुझे तो ये संविधान पसंद नहीं, जिस संविधान के तहत जिस आदमी को, जिस शख्स को 28 सीटें मिली वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है और जिसको 32 सीटें मिली वो दिल्ली में ऑपोजिशन का लीडर है, मैं इस संविधान को नहीं मानता, मैं इस संविधान को नहीं मानता, तो क्या यह उचित होगा अगर आज अरविंद केजरीवाल जी को हम मुख्यमंत्री मानते हैं तो उसी संविधान के कारण मानते हैं, उनकी मुख्यमंत्री के रूप में इज्जत करते हैं तो उसी संविधान के कारण इज्जत करते हैं। इसलिए जो संविधान की मर्यादा है उसको आप किसी कीमत पर तोड़ने की कोशिश मत करिए अध्यक्ष जी, वरना इतिहास में काले अक्षरों के अंदर आपका और आपके इस कृत्य का नाम लिखा जाएगा। दूसरी बात मेरा ये कहना है, पहली बात तो ये आदेश है दिल्ली की विधानसभा के लिए, सारे पूरे के पूरे 70 के 70 सदस्यों के लिए, और आपको या सरकार को अगर इसके बारे में संदेह है तो आप इस सदन से पूछ लीजिए कि ये संदेश है या आदेश है। जब तक ये आदेश है, दिल्ली के अंदर हमने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया, शायद इन 70 लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दिल्ली में जन लोकपाल बिल को लाने के खिलाफ होगा। सबने इसको रिकॉर्ड पर कहा है, लेकिन संविधान की अवहेलना करके, संविधान की बेइज्जती करके, कानूनों की धज्जियां उड़ाकर और उपराज्यपाल महोदय को इस प्रकार से अपमानित करके, उनके संदेश और आदेश को अपमानित करके आप दिल्ली की इस विधानसभा के अंदर कोई चीज जोर जबरदस्ती करके ये नहीं कह सकते कि हम जो है इस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसको आपको इंट्रोड्यूस करने की पावर ही नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपको कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को इस विधानसभा के इस हाउस के अंदर उसको स्पष्ट कर लीजिए, वरना गलत मैसेज आप देने की कोशिश मत करिए। ये स्वीकार नहीं करेगा ये सदन किसी भी कीमत पर, और अगर आप गलत मैसेज देने की कोशिश करेंगे तो इस सदन के पास इतनी भी ताकत है कि इस स्पीकर की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर संविधान की मर्यादाओं की रक्षा नहीं करेगा तो संविधान की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए दूसरे स्पीकर को भी यहाँ पर बैठने के लिए कहा जा सकता है। सर, इसके ऊपर साफ लिखा है, इसके ऊपर साफ लिखा है, ये मैसेज है। फिर भी अगर हमारे साथी चाहते हैं कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए तो बिल इंट्रोड्यूस हो चुका, टेबल हो चुका है, इसके ऊपर चर्चा कराइए आप। एक मिनट, अरे एक मिनट,
चर्चा हो रही है। चर्चा तो चल रही है, अध्यक्ष इंट्रोडक्शन पर ही चर्चा चल रही है। माननीय लीडर ऑपोजिशन बोल चुके हैं उस पर, ये उस चर्चा का हिस्सा है। कोई चर्चा नहीं चल रही, चर्चा नहीं है। अभी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि ये चर्चा लीव ऑफ द हाउस पे चल रही है, परमिशन पे चल रही है। परमिशन पे कोई और बोलना चाहता है तो बोल सकता है। अरे यार एक मिनट, प्रदेश के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इसलिए इसके ऊपर अब आप चर्चा शुरू कीजिए। अध्यक्ष जी ये सदन जो है, ये सदन सुप्रीम है, सदन के नियम सुप्रीम है। हमारे सदस्य चर्चा की बात कर रहे हैं। आपका फर्ज है एज अ स्पीकर कि आप सारे सदन को बताएं कि नियम क्या है। नियम की सुरक्षा करना आपका दायित्व है। आज केवल इस 70 असेंबली के लोग नहीं, सारी दुनिया के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि इस महान कुर्सी पे जिसपे विट्ठल भाई पटेल बया करते थे, उस कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति संविधान के साथ क्या करेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप अपने सचिवालय से डिस्कस करिए। हमारे साथी चर्चा की बात कर रहे हैं। 20 साल के दिल्ली विधानसभा के इतिहास में और 62 साल की हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में, चाहे वो देश की पार्लियामेंट हो, चाहे वो देश की अनेक विधानसभाएं हों। भैया कल भी चर्चा तुम नहीं कर रहे थे, अभी आ जाओ, सुन लो पहले पूरी बात सुन लो बेटा, सीखो। हाँ सीख लो, अरे सीख लो। अध्यक्ष जी, जब भी कोई बिल पहले दिन इंट्रोड्यूस होता है तो इंट्रोडक्शन की स्टेज पे जैसा आपने लिखा है, आपने, ये मैं नहीं लिख रहा, ये आपने आपके आदेश से जारी हुआ है, उसमें लिखा है कि श्री अरविंद केजरीवाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू इंट्रोड्यूस द दिल्ली जन लोकपाल बिल 2014 विल विद द लीव ऑफ द हाउस। विद द लीव ऑफ द हाउस का मतलब होता है कि हाउस की अनुमति से इंट्रोड्यूस करेंगे। हाउस की अनुमति का मतलब होता है कि स्पीकर नहीं अलाउ कर सकता। हाउस की अनुमति का मतलब होता है कि वोटिंग पे आएगा। और जब कोई बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है और जिस दिन बिल इंट्रोड्यूस होता है उस दिन उस बिल पे कभी चर्चा नहीं होती। सदन के सदस्यों को उस बिल को पढ़ने के लिए 1 या 2 दिन दिए जाते हैं, और आपने भी आज चर्चा के लिए नहीं लगा रखा, आपने खाली इंट्रोडक्शन के लिए लगा रखा है। आप इसको दोबारा एजेंडे में चर्चा के लिए लगाओगे तभी इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। तो चर्चा होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और इस केस में जब माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक आदेश आया हो इस बिल को लेके, और ये बिल एजेंडे में हो, जैसा हमने पहले अनुरोध किया था कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर खाली लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, ऑनरेबल राष्ट्रपति जी के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं दिल्ली में। अगर उनका कोई संदेश आया है तो इसका मतलब राष्ट्रपति जी का संदेश आया है, और राष्ट्रपति जी का संदेश आया है जो हर दल की राजनीति से ऊपर है, हर व्यक्ति के लिए सम्मानित है। तो उनके आदेश के ऊपर इस हाउस की क्या विल है, उनके आदेश के ऊपर उनका आदेश सर्वप्रथम प्राथमिकता पे है, उसके ऊपर वोटिंग जो है वो तुरंत प्रभाव पे होनी चाहिए और कानून का उल्लंघन होगा। आप केवल अपना अपमान नहीं कराएंगे, आप इस महान कुर्सी का, जिसको दलगत राजनीति, हम 15 साल सरकार में रहे हैं, एक नहीं अनेकों बार ऐसा हुआ है कि उस सम्मानित कुर्सी पे बैठे हुए स्पीकर ने हमारे खिलाफ फैसला सुनाया और ओपोजिशन की बात को अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही हुई है तो उसको ठहराया। और ये जो सदन है इसके मेंबर्स की जो विल है वो हर नियम कायदे कानून से ऊपर है। मैंने रेजोल्यूशन पेश किया आपको कि आप अगर आपको कोई कठिनाई आ रही है तो मैंने रेजोल्यूशन पेश किया कि आप उस रेजोल्यूशन के तहत वोटिंग करा लीजिए। आपने उस रेजोल्यूशन को कंसिडर भी नहीं किया, जबकि आपकी पावर ही नहीं है इस बात की। अगर मैं रेजोल्यूशन लिख के दे रहा हूं तो आप सदन के सामने लाएंगे कि सदन वाले उसके हक में है कि नहीं। आप एक के बाद एक जो है नियम और कायदे कानून तोड़ रहे हैं। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि आप एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं जिसका सम्मान 70 सदस्य को करना चाहिए। भगवान के लिए इस कुर्सी का आप भी सम्मान करिए, इस कुर्सी की मर्यादा मत टूटने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इस सदन की परंपरा को तहस मत करिए, इस सदन के नियमों को मत करिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। धन्यवाद। अभी
अध्यक्ष जी, लीडर ऑफ द हाउस से ये कहा कि अध्यक्ष जी पहले सुन लीव ऑफ द हाउस मांगी है, डिसाइड आपने करना है। अध्यक्ष जी सुन लीजिए पहले, उन्होंने लीव ऑफ द हाउस मांगी है, बोलने के बाद आपने डिसाइड करना है। आप बाद में डिसीजन देना, ये देनी है या नहीं देनी। आप लीव, अगर आप सुन बोलो, अगर आपको लगता है कि लीव ऑफ द हाउस नहीं देनी है नहीं तो अध्यक्ष जी, अगर आपको ये लगता है लीव ऑफ द हाउस अध्यक्ष जी आपको नहीं देनी है तो आप ना करिए। अगर आप जो लीव ऑफ नहीं रख सकते, लीव ऑफ द हाउस जो है आप नहीं देना चाहते हो, खड़े हो जाइए। यू कैन नॉट फॉर लीव, ये लीव ऑफ द हाउस की बात है, आप नहीं परमिशन ले रहे हैं ना, बात खत्म है वो, उसके बाद बात करेंगे। अरे सुनो तो सही बात, अध्यक्ष जो लीव ऑफ द हाउस जी प्लीज बैठो, आप जो नहीं देना चाहते वो खड़े हो जाए। अध्यक्ष जी तो उससे पता लग जाएगा ये लीव ऑफ द हाउस नहीं देना चाहते। अध्यक्ष जी लीव मांगना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। लीव ऑफ द हाउस की परमिशन मांगी गई है ना, इसके लिए अगर आप वाकई नहीं चाहते कि ये चीज हो, इंट्रोडक्शन बिल के लीव ऑफ द हाउस इंट्रोडक्शन के लिए मांगी गई है ना, आपको पता ही है, तो आप नहीं देना चाहते। अध्यक्ष जी तो जो अध्यक्ष जी आप नहीं देना चाहते लीव ऑफ द हाउस के इस इंट्रोडक्शन के पक्ष में पूछ लीजिए, विपक्ष में पूछ लीजिए। ऑफ द इंट्रोडक्शन आप नहीं देना चाहते ना, ये बात तो ये लीव मांगने का यही तो बात है ना, हाँ यही है ना। आप लीव मांग ही नहीं सकते हैं, आप लीव मांग ही नहीं सकते अध्यक्ष जी। मैं कह रहा हूँ एलजी ने कहा कि आपको लीव भी मांगने का अधिकार नहीं है। इससे पहले आप लीव मांग चुके हैं, आप लीव मांग चुके हैं अध्यक्ष जी, लीव मांगी जा चुकी है, लीव मांगी जा चुकी है। अब लीव पे वोटिंग करनी है, अगर वॉइस वोट करना है तो वॉइस वोट करना है, नहीं तो वोटिंग के लिए आप कहते लीव मांग ली है अध्यक्ष जी, लीव मांगी जा चुकी है, नहीं सकते, लीव मांगी जा चुकी है अध्यक्ष जी, लीव मांगी जा चुकी है, नहीं सकते अध्यक्ष जी। अभी मैंने अध्यक्ष जी आप वोटिंग कराइए, अध्यक्ष जी आप वोटिंग कराइए, इसके अंदर अध्यक्ष जी आप वोटिंग कराइए इस पे। ये सदन नेता ने कहा है कि लीव ऑफ द हाउस मांगने में आपसे ये कह रहा हूँ बार बार, मांग ही नहीं सकते आप, मांग चुके हैं, वो मांग चुके हैं खड़े होके, देना ना देना सदन के नेता लीव ऑफ द हाउस मांग चुके हैं, इस पर अब चर्चा हुई है तो चर्चा करिए, वोटिंग करिए तो वोटिंग करिए। सदन के नेता लीव ऑफ द हाउस मांग चुके हैं, मांग ही नहीं सकते हैं, मांग चुके हैं। अभी लेफ्टिनेंट अब जो इसके हक में नहीं है, जो इसके हक में उनसे पूछ लीजिए, जो विरोध में होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, अध्यक्ष सोच से कर लीजिए पहले, जो इसके हक में है वो खड़े हो जाए, हम इसके पक्ष में जी, अध्यक्ष खड़े हो जाए, लोकपाल बिल प्रस्तुत करने के पक्ष में खड़े हो जाए, जो इसके पक्ष में खड़े हो जाए। आपका नाम भी आ जाएगा, बैठ जाइए। हम लोग इस बिल के पक्ष में हैं, जो इसके खिलाफ है वो पूछ लीजिए आप। लोकपाल बिल के इंट्रोडक्शन के जो लोग खिलाफ हैं वो बता। लोकपाल बिल के इंट्रोडक्शन के पक्ष में अब बैठ जाइए। लोकपाल बिल के इंट्रोडक्शन के पक्ष में हैं। देखो ये लीव ऑफ द हाउस के बारे में सदन ही डिसाइड करना ना, आपने मतलब उन्होंने हाँ की है, वो आपकी तरफ से मना आप तो ना कर रहे हैं तो ये चाहते हैं ना हो, आप खड़े रहिए, जो चाहते हैं ना हो, जो चाहते हैं ना हो आप खड़े रहिए, और खत्म है यहाँ पे, आप खड़े रहिए। लीव के खिलाफ बिल्कुल ठीक है आपने, ये लीव के खिलाफ जो है तो बिल इज नॉट इंट्रोड्यूस, बिल इज नॉट इंट्रोड्यूस, इज नॉट इंट्रोड्यूस। आपको लीव ऑफ द हाउस मांगने की कोई पावर नहीं है। सर आपने वोटिंग पक्ष में
बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा। एलजी के मैसेज के संदर्भ में ये बिल लीव नहीं दी। विपक्ष में 42 है, पक्ष में 27 है, ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा, बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा। इंट्रोडक्शन पे थी, ठीक है जी, बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, बिल गिर गया। स्पीकर आप है, मनीष जी है, आप मत जाओ, वहाँ जाइए प्लीज, प्लीज, मैंने बता तो दिया, आप प्लीज वहाँ जाइए, आप पहले वहाँ सीट पे जाइए, आप पहले सीट पे जाइए, आप पहले सीट। भैया आप नहीं चाहते हैं, आप नहीं, देखो मैक्सिम में आप नहीं चाहते, इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, मैंने दिखा दिया। आप वहाँ जाइए प्लीज, आप अपने सीट जाइए। अगर जन लोकपाल बिल के खिलाफ नहीं है तो पास क्यों नहीं होने दे रहे इसको? वो नहीं पेश हो रहा ना, नहीं पेश हो रहा। चलो गलत होगा, उन्होंने जो बोला मेरे को नहीं। सभी का समर्थन है। अच्छा, ओके 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 ओके। तो अभी थोड़ी भी कम्युनिकेशन गैप सर आगे बीच में, जो 27 थे इसके पक्ष में थे, 42 इसके भी पक्ष में थे, तो बिल इंट्रोड्यूस बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है, इंट्रोड्यूस अध्यक्ष जी, मैंने सोमनाथ भारती जी के इश्यू पर, अध्यक्ष जी, अब अध्यक्ष जी हो गया, ओके, शांति शांति, अब हो गया ना, बात हो गया। मैंने सेंसर मोशन दिया हुआ है अध्यक्ष जी। ये मुख्यमंत्री वर्ष 2013-2014 के लिए सेकंड बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड पेश करेंगे। Honorable Speaker, sir, I present the second batch of supplementary demand for the year 2013-2014 before the House. अब सदन सप्लीमेंट्री डिमांड पर विचार करेगा। अब सदन सप्लीमेंट्री डिमांड पर विचार करेगा। डिमांड नंबर 11 अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक वर्क्स, जिसमें रेवेन्यू में 372 करोड़ रुपए हैं। अब 372 करोड़ रुपए हैं, सदन के सामने जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं वो ना कहें। मैंने बोला है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। अब मुख्यमंत्री दोबारा जिस बारे में वर्ष 2013-2014 के लिए सेकंड बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड पेश करेंगे, और वो अभी Honorable Speaker, sir, I present the second batch of supplementary demand. अब थोड़ी आगे कार्रवाई, रमेश जी बैठ जाइए प्लीज। अब बोलिए। अब सदन सप्लीमेंट्री डिमांड पर विचार करेगा। डिमांड नंबर 11 अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक वर्क्स, जिसमें रेवेन्यू में 372 करोड़ रुपए हैं।
सदन के सामने हैं, जो इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं वो ना कहें। 372 करोड़ जो रेवेन्यू है आपको बताया गया, आपको ला ओके। इसके बारे में जो खिलाफ हैं वो खड़े हो जाएं, जो खिलाफ हैं वो खड़े हो जाएं। हाँ। जो इसके इसमें डॉक्टर साहब अब मैंने 2 दफा बोल दिया है और जिनकी समझ में आ गई है उन्होंने सुन लिया है, आपने नहीं सुना। क्या समझ में आ गई है, क्या समझ में आ गई है? नहीं अभी आप अध्यक्ष जी आप स्पष्ट करिए ना, क्या कह रहे हैं आप? मैं तीसरी दफा बोल रहा हूँ आपके सामने। आप तीसरी दफा बोलिए। डिमांड नंबर 11 अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक वर्क्स, जिसमें रेवेन्यू में 372 करोड़ रुपए है, सदन के सामने है। इसकी परमिशन हो गई, मैं बता रहा हूँ वो हो गई है। तो इसमें वो मेजॉरिटी से पास हो चुके हैं, अब आगे चल सकते हैं। देखिए इस पे जो इसके पक्ष में है, जो इसके पक्ष में है वो हाँ एक दफा फिर कर लीजिए, कोई बात नहीं, हो चुका है। तो हम इस पर बोलना चाहते हैं। स्पीकर साहब पहले आप 280 में चर्चा रख रहे हैं, अभी वोटिंग हुई है, इसमें हाँ पक्ष जीता है, हाँ पक्ष जीता है। देखिए एक सेकेंड, हाउस में 1 मिनट बात तो सुनिए। हाउस ने रेवेन्यू में 372 करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमांड को मंजूरी दे दी है। सुनिए, आप बिना विचार किए इसको वोट के लिए लगाए जा रहे हैं, विचार तो करिए इस पे। अध्यक्ष जी अब मुख्यमंत्री बिल को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगे। अध्यक्ष जी, Honorable Speaker, sir, I seek permission of the House to introduce appropriation number 1 bill 2014 to the House. अब मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 1 बिल 2014 पर विचार किया जाएगा। अब जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहेंगे, जो इसको विरोध में है वो ना करेंगे। आपका ना है इसमें हाँ गिनते, जो इसके विरोध में हैं वो खड़े हो जाइए, जो इसके विरोध में खड़े हैं, जो पक्ष में बैठे रहिए। इसमें हाँ पक्ष जीता है, हाँ पक्ष जीता है। प्रस्ताव पास हुआ, प्रस्ताव पास हुआ है। अब मुख्यमंत्री विधेयक के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य देंगे। ऐसे कैसे कर सकते हैं? Honorable Speaker, sir, I introduce appropriation number 1 bill 2014. अब शेषा जी बैल में बताइए, अब बैल में बताइए। श्री साहिर सिंह चौहान जी ने एवं डॉक्टर नंद किशोर गर्ग ने इस विधेयक पर
इस विधेयक में चर्चा में भाग लेंगे और अपने संशोधन पेश करेंगे। पहले आप इसको छोड़ के बाहर जाइए। सिरसा जी पहले आप जाइए, पहले आप अपनी सीट पे जाइए, पहले आप अपनी सीट पे जाइए, आप अपनी सीट पे जाइए। पहले आप देखो, मैं आपको कह रहा हूँ आप अपनी सीट पे जाइए और शांत रहिए, अपनी सीट पे जाइए। नो आप अपनी सीट पे जाइए, आप बैठो। आप अपनी वोटिंग क्लियर नजर आ रही है, सब कुछ वोट करिए। आप बैठिए, पहले आप अपनी सीट पे जाइए। मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आखिरी बार आप पहले अपनी सीट पे जाइए। आप पहले अपनी सीट पे जाइए, वो हम देख लेंगे। चलो आप जाइए। वो एक दिन के लिए थी, वो एक दिन के लिए थी, मेरे को पता है। आप मेरे को मत समझाइए। अध्यक्ष जी, चलो आप खड़े हो गए ना, चलो वहाँ अध्यक्ष जी, चलो हाँ चलो आप पहले आपकी सीट लीजिए, नहीं तो आपकी गिनती भी लगा जाएगी। अब आप बैठ जाइए। चलो बैठ जाओ। हाँ अध्यक्ष जी, हाँ पक्ष वालों की गिनती करा लीजिए जरा। खड़े उनको, हाँ पक्ष वालों की गिनती करा लीजिए अध्यक्ष जी। गिनती, हाँ पक्ष वालों की गिनती कराइए अध्यक्ष जी। हाँ पक्ष की गिनती करा लीजिए। गिनती अरे हो गया। हाँ पक्ष की गिनती कराइए, हाँ पक्ष की गिनती कराइए। हम डिवीजन मांग रहे हैं, डिवीजन इसको कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था। हाँ पक्ष में ये हो गया है। अगर मान लीजिए अभी पक्ष के नेता तो नहीं सुनाई देता तो वकील और सर बुलाइए मार्शल, मार्शल बुलाइए, मार्शल बुलाइए, मार्शल। अध्यक्ष जी अपनी पावर का इस्तेमाल करिए। इसके पक्ष में आप खड़े हो रहिए, खड़े हो रहिए, जो इसके पक्ष में खड़े हो रहिए। सदन को तरीके से चलने दीजिए, खड़े हो रहिए। मार्शल बुलाइए, मार्शल। जो इसके पक्ष में खड़े हो रहिए, जो इसके पक्ष में खड़े, जो इसके पक्ष में खड़े रहिए। ठीक है, कोई इशू। अब तो ठीक है, अब ठीक है। अब हाँ बख्शीता, हाँ बख्शीता। कांग्रेस को कम से देख लिया। अब एप्रोवेशन बिल अब मुख्यमंत्री प्रस्ताव रखेंगे कि एप्रोवेशन बिल नंबर 1 बिल 2014 पर विचार किया जाए। Honorable Speaker, sir, I move that the appropriation number 1 bill 2014 may be taken for consideration. मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। बिल्कुल क्लियर है। सिरसा जी देख लीजिए। आप ध्यान से देख लीजिए। हाँ सदस्यों के हैं कि हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, वही है ना। प्रस्ताव पास हुआ। अरे यार सुन, अब मुख्यमंत्री विधेयक के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य देंगे। Under the head subsidy to consumers through discount of rupees 250 crores in the detailed demands for grants for the financial year 2013-14 in order to implement two cabinet decisions, that is decision number 2064 dated 12th August 2013 and decision number 2098 dated 31st December 2013. The Power Department has proposed to enhance the budget provisions
under the head subsidy to consumers through DISCOMs up to the extent of rupees 622 crores. The augmentation of the proposed budget enhancement of rupees 372 crores attracts the provisions of financial limits to be observed in determining cases of service of the new instrument of service. Accordingly, Finance Department, after obtaining the necessary approval of Honorable LG with prior approval of Ministry of Home Affairs, Government of India, is laying the second batch of supplementary grant for 372 crores before Legislative Assembly for its approval. The proposed supplementary demand of rupees 372 crores is within the approved budget of non-plan, that is rupees 21,000 crores for the financial year 2013-14. It is being laid only after locating the matching savings within the approved budget. अध्यक्ष जी, इसके ऊपर हम बोलना चाहते हैं। अब श्री साहब सिंह चौहान अध्यक्ष जी एवं डॉक्टर नंद किशोर गर्ग ने इस विधेयक पर संशोधन दिए हैं, वे चर्चा में भाग लेंगे एवं अपने संशोधन भी पेश करेंगे। 372 करोड़ रुपया श्री साहब सिंह चौहान जी के लिए दिया जा रहा है, हाउस के अंदर पास किया गया। बताइए, हाउस के अंदर पास किया गया मुख्यमंत्री द्वारा 372 करोड़ रुपया अंबानी भाइयों को दिया जाए। 372 करोड़ रुपया ये साजिश थी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की, क्योंकि 372 करोड़ रुपया अंबानी भाइयों को देना चाहते थे। अंबानी भाइयों को अब 372 करोड़ रुपया अंबानी भाइयों को दिया गया। सिस्ता जी आप बैठ जाइए, चौहान साहब का नंबर है रुपया। सिस्ता जी आप प्लीज बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, चौहान साहब का नंबर है, उनको बोलने दीजिए। जो संशोधन है उनको तो बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। श्री साहब सिंह चौहान। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी चौहान साहब, अरे चौहान साहब बोलेंगे, आपका बात नहीं। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी कौन सा बोलेंगे? चौहान साहब प्लीज आप अव्यवस्था पैदा मत कीजिए, प्लीज आप बैठ जाइए यार, आप बैठ जाइए। चौहान साहब बोल रहे हैं, आप उनको बोलने दीजिए, आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। चौहान जी बोलिए आप। अध्यक्ष जी आज आप बैठ जाइए, आप भी बैठिए प्लीज। अध्यक्ष जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी बैठ जाइए। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, चौहान साहब बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए प्लीज, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। त्रिपाठी साहब, चौहान साहब बोलेंगे, आप कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। केजरी सरकार का असली चेहरा सामने ला दिया है इस अप्रोप्रिएशन बिल ने, और कांग्रेस को भी बेनकाब कर दिया है। ये कल से जिस तरह से कांग्रेस के नेता और इस सरकार के, केजरीवाल जी की सरकार के साथ मिलकर के दिल्ली की जनता के साथ जिस तरह से धोखा कर रहे थे, आज उस पर मोहर लग गई है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। अध्यक्ष जी, 372 करोड़ की सब्सिडी और आप डिस्कॉम्स को दे रहे हैं, यानी जिन पैसों से सड़कें, नालियां, अस्पताल। और हमारे साथ खास मेहमान हैं जेएनयू के प्रोफेसर पुष्पेश पंत साहब, उसके अलावा सुधांशु मित्तल साहब बीजेपी के नेता, और साथ ही हमारे साथ एक नई मेहमान भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस नेता रागिनी नायक। पुष्पेश जी, ये जो कुछ हो रहा है आज, जितना ड्रामा भी चला, पहले जन लोकपाल बिल पेश हो गया मुख्यमंत्री के द्वारा, और अब फिर वहां वोटिंग हुई, 27 पक्ष में थे, 42 विपक्ष में थे, तो कहा यह जा रहा है कि अब बिल पेश नहीं हुआ, स्पीकर ने बात कह दी है। क्या लगता है आपको ये सब? नहीं, देखिए, मुझे लगता है जो कुछ हो रहा है एक तरह की नूरा कुश्ती है। इसमें बार बार ये बात कही जा रही है कि ये संवैधानिक है, असंवैधानिक है, अराजक है, गैर कानूनी है, मगर मुझे लगता है कि हम इन सब बातों को दरकिनार कर ये देखें कि कानून के शब्द क्या है, अर्थ क्या है, उसकी भावना क्या है। और जनतंत्र सिर्फ कानून से नहीं चलता है, वो संविधान हो या कोई भी कानून हो, संविधान में भी संशोधन होते हैं, और वक्त की जरूरत के मुताबिक कानून भी या तो निरस्त अदालत द्वारा किए जाते हैं असंवैधानिक समझकर, या उनमें परिवर्तन होता है। तो अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कब जब कानून संक्रमण काल से गुजर रहा होता है और लगभग देश दोफाड़ होता है कुछ चीजों के बारे में, तो लोगों को समझना चाहिए कि जो जनतंत्र की आत्मा है, भावना है, उसका हम निरादर न करें। मुख्यमंत्री की जीत के तौर पर इसको आप देखते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जो है वो विन विन पोजीशन में है। मुझे लगता है अगर रणनीति की दृष्टि से आप देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल की रणनीति कामयाब है।
वो उनके पास गंवाने को कुछ नहीं है। और कांग्रेस और भाजपा के लिए असमर्थता ये है कि वो ये भी कहते रहेंगे कि हम जन लोकपाल बिल के समर्थन में हैं और उसको पेश करने का तरीका असंवैधानिक, इसलिए हम इसमें हिस्सेदार नहीं हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इस समय ये कहना कि हमने शपथ ली, संविधान की रक्षा की, संरक्षण की, और वही लोग जो नायब लाट दिल्ली के को समझते थे कि वो केंद्र सरकार का एक नुमाइंदा कर्मचारी है, वो इस समय उसे राष्ट्रपति महामहिम का प्रवक्ता मानने को तैयार है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये विरोधाभास जो है, ये द्वंद्व जो है, अंतर्विरोध, ये सिर्फ आप पार्टी का नहीं है, वो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों का भी है। रागिनी, आप बताएं, आज जो कुछ अभी विधानसभा में चल रहा है या जो अब तक हुआ है, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या आपको लगता है उसमें वो जो कुछ हुआ है वो असंवैधानिक है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि पुष्पेश पंत जी का एक बुद्धिजीवी होने के नाते मैं बहुत आदर करती हूं, लेकिन यहाँ पर उनकी कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में ना तो द्वंद्व है ना अंतर्विरोध है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 2 दिन से हम जो भी दिल्ली विधानसभा में देख रहे हैं वो निहायत ही दुखद है और चिंता का विषय भी है। अब आप देखिए, अगर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की मंशा सचमुच जन लोकपाल बिल को पास कराने की है, तो जो संविधान के प्रावधान हैं उनको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया जाता। एनसीटी एक्ट के प्रावधानों को दरकिनार नहीं किया जाता और ना ही बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के साथ ये होता। आज तो हमने यहां तक देखा कि जो स्पीकर महोदय हैं उनको सदन की प्रक्रियाओं का ही ज्ञान नहीं है। बार बार वो हर 15-20 मिनट सदन चलता था, फिर एक छोटा सा वो एक ब्रेक लेते थे, 20 मिनट के लिए फिर जाते थे। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के जो विधायक हैं, नेता हैं, उनके साथ बैठकर चर्चा होती थी। पहली बार जो उन्होंने बिना सदन की इच्छा को जानते हुए, बिना उनसे पूछे ये कह दिया कि बिल टेबल हो गया है। और इसके बाद वो वापस इस पर जब विरोध हुआ तो दोबारा से उन्होंने उसके ऊपर विचार किया और फिर ये सदन से पूछा गया कि कितने लोग इसके लिए हाँ बोलना चाहते हैं और कितने ना। तब ये तय हुआ कि 42 लोग इस बिल को टेबल करने के पक्ष में नहीं है। तो मैं ये समझती हूं कि यदि सच में भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की मंशा है और इस पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार तटस्थ है, तो ये प्रावधानों को मानकर, संवैधानिक प्रक्रियाओं को मानकर, एलजी के, खासतौर से एलजी ने जो संदेशा दिया है जिसमें ये कहा गया है कि इस तरह से टेबल नहीं हो सकता है, उसे मानकर फिर दोबारा से इस बिल को टेबल करने की कोशिश की जाए, सुधांशु जी, की जाए। कांग्रेस आवाजें तो सुधांशु जी ये भी उठ रही हैं कि विपक्ष जो है वो जन लोकपाल से डरता है। जरा दोबारा बोले, सुनाई नहीं दिया मुझे ढंग से। कहा तो ये आवाजें ये भी उठ रही हैं कि विपक्ष जो है वो जन लोकपाल से डरता है। मेरी आवाज मिल रही है अब आपको? हाँ बिल्कुल मिली है। देखिए मैं तो हैरान हूं, इन्होंने तो अभी तक जन लोकपाल के लिए कुछ करा ही नहीं और भाजपा के दबाव में केंद्र सरकार को इस समय राष्ट्रीय स्तर पर जन लोकपाल बिल पास करवाना पड़ा और उसके बाद हमसे ही कह रहे हैं कि हम जो है जन लोकपाल बिल से डरते हैं। मैं एक सिर्फ प्रावधान आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं जिससे सारी स्थिति साफ हो जानी चाहिए। एनसीटी एक्ट ऑफ दिल्ली जो है 1992, उसमें आर्टिकल 9 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द लेफ्टिनेंट गवर्नर में सेंड मैसेज टू द असेंबली वेदर विद रिस्पेक्ट टू अ बिल देन पेंडिंग इन द असेंबली और अदरवाइज, एंड व्हेन अ मैसेज इज सो सेंट, जो अब ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण है, the assembly shall with all convenient dispatch consider any matter required by the message to be taken into consideration। मतलब यह है कि एलजी जब कोई संदेश भेजेगा 9(2) के तहत, तो असेंबली उस संदेश को सुनेगी और असेंबली को फैसला करना पड़ेगा उस संदेश के बारे में। और यहां देखिए, यहां के पीठासीन अधिकारी क्या करें, स्पीकर क्या कर रहे, वो पहले तो ये संदेश लेके नहीं आते, लेके आते हैं तो कहते हैं जी हो गया, मैंने अपनी तरफ से तय कर दिया। कानून की धज्जी उड़ाना, संविधान की धज्जी उड़ाना। अच्छा, मैं नियत की बात करना चाहता हूं, इनकी नियत क्या है? प्रावधान साफ है कि अगर कोई बिल को एक्ट बनना है तो केंद्र की मंजूरी चाहिए, चाहे पहले चाहिए चाहे बाद में चाहिए। आप जन लोकपाल एक्ट लाना चाहते हैं या नौटंकी करके दिखाना चाहते हैं? देखो हमने तो कर दिया, तो केंद्र सरकार की सहमति आपको चाहिए। अगर आपने ढींगा मस्ती में ये बिल किसी तरह सबको बाहर निकाल के विपक्ष को पास भी कर दिया,
तो ये बिल ही तो रह जाएगा, एक्ट कैसे बनेगा? पुष्पेश जी, क्या आपको लगता है, पुष्पेश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा कंडक्ट रहा है, मैं स्पीकर की भी अगर बात करूं और जिस तरह से केजरीवाल सरकार जो है उनका कंडक्ट रहा है, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ इनएक्सपीरियंस जो है, अनुभव की जो कमी है वो कहीं ना कहीं झलकती है? मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। मैं बिल्कुल सुधांशु भाई की बात से सहमत हूं कि ये एक सोची समझी रणनीति है और वो पहले से अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के अन्य लोग कहते आए हैं कि वो तो इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जिसमें मैं मानता हूं कि मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था को भी वो बदलना चाहते हैं। अब आप उसे अराजक माने, उस श्रृंखल माने, गैर कानूनी माने, मगर जो बात सुधांशु भाई कह रहे हैं अपनी जगह पर वो बिल्कुल 100% सही है कि जो हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे थे कि विधानसभा के पीठासीन अधिकारी अपने विवेक के अनुसार भी यदि कोई निर्णय ले रहे थे तो प्रतीत ये नहीं हो रहा था कि वो निष्पक्ष तटस्थ विवेक के अनुसार निर्णय ले रहे हैं और उन्होंने उपराज्यपाल की चिट्ठी को अपने संज्ञान में लेने के बाद कोई फैसला तर्कसंगत किया है। बिल्कुल, विक्रांत यादव हमारे सहयोगी पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं, एक एक चीज जो है उनके पास से होकर गुजर रही है। विक्रांत, आपसे मैं जानना चाहूंगा अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है केजरीवाल सरकार की, केजरीवाल की? देखिए पंकज, जो अरविंद केजरीवाल हैं वो पहले से ये साफ कर चुके हैं कि अगर जन लोकपाल बिल वो पास नहीं करवा पाए तो वो इस्तीफा दे देंगे। ये उन्होंने पहले साफ किया था। आज जब जन लोकपाल बिल टेबल होने के बाद जब उसे इंट्रोड्यूस कराने की बात हुई, उस पर वोटिंग हुई, 27 विधायकों ने उसके समर्थन में वोट किया जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे और बाकी 42 विधायकों ने उसके खिलाफ वोट किया, यानी कि 42 लोग जो उसके साथ नहीं थे, उस फैसले के जो खिलाफ थे। तो एक तरह से जो इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश थी अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की, वो नहीं हो पाई। तो अरविंद केजरीवाल पहले ही ये कह चुके हैं कि वो इस्तीफा देंगे। तो कब इस्तीफा होगा, क्या आज ही इस्तीफा होगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हो सकता है कि जब विधानसभा का आज का कार्यकाल, आज का काम खत्म हो जाए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल कोई फैसला लें। और ये हो सकता है कि आज ही कोई बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल लें और कब उसकी घोषणा होगी इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। बिल्कुल रागिनी, जो बात लगातार मांग उठ रही थी, कांग्रेस के तमाम विधायक जो है ये मांग उठा रहे थे कि एलजी की चिट्ठी जो है वो कहां है, वो पढ़कर सुनाई जाए, और जब वो पढ़कर सुना दी गई स्पीकर के द्वारा तो फिर किस बात को लेकर एतराज था? देखिए, सबसे पहला एतराज तो यही था कि एलजी की चिट्ठी को एक खुफिया दस्तावेज क्यों बनाया गया, और न सिर्फ एलजी की चिट्ठी को बल्कि इस बिल को ही ज्यादा से ज्यादा विधायकों तक पहुंचाने की कोशिश ही नहीं की गई। आपने खुद सदन में देखा, मुझे लगता है हर्षवर्धन जी ने भी ये बात कही, अरविंदर सिंह लवली जी ने भी ये बात कही कि कल रात को 12 बजे नेता विपक्ष को ये बिल मिलता है, कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को 12 बजे ये बिल मिलता है और सारे प्रावधानों को तो इतने 12 बजे से लेकर सुबह 11-12 बजे तक पूरे प्रावधानों को तो तसल्ली से पढ़ा भी नहीं जा सकता। तो इसको ये इस तरह से छुपा कर करने की क्या जरूरत थी? चलिए, कांग्रेस बीजेपी को कम से कम एक मुद्दे पर तो एक करते हुए नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल सरकार, विकेंद्रीकरण की बात करती है, और दूसरी तरफ ये रणनीति अपनाई जा रही है, इसी पर आपत्ति थी। और इसके बाद भी आप देखिए, अरविंदर सिंह लवली जी ने ये प्रस्ताव रखा कि वोटिंग की जाए एलजी की चिट्ठी पर, सीधे सीधे वो प्रस्ताव भी नहीं माना गया। स्पीकर मनीष सिसोदिया जी खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि जी बिल टेबल हो गया, और स्पीकर साहब भी ने भी अध्यक्ष महोदय किस तरह उनके पास मुद्दा रख के नहीं तो अरे टोकरे रोको, निवेदन कर रहा हूँ, आप हाउस ऑर्डर बनाइए, अमेंडमेंट पेश करो, बार-बार कह रहा हूँ प्लीज। अध्यक्ष जी, अरे सुन लो भाई, तो जी इसके बाद दूसरी अमेंडमेंट है जो उन्होंने पेश करनी है। जो मैं लाया हुआ अमेंडमेंट की बात नहीं रखूँ, आपने रात किया जो मैं अमेंडमेंट लाया, इनको भाषण देने के लिए अमेंडमेंट के लिए अलाउ किया है, अभी समय लगेगा सीखने में। अरे बैठ जाओ, इन्हें बिठाइए, देखिए आप बताइए उनको, इन्हें बिठाइए, इन्हें बिठाइए, इन्हें मर्यादाएं बताइए, इन्हें मर्यादाएं बताइए। ये मर्यादा ही, आचरण ही, कानून भी ही। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, अरे बोल चौहान साहब, आप अमेंडमेंट पढ़ दो, बात खत्म हो जाएगी। उसको ऑर्डर में लाओ, उनका अमेंडमेंट ऑन रिकॉर्ड हो गया, अमेंडमेंट ऑन रिकॉर्ड हो गया, आप दूसरे पे जा सकते हैं, आप दूसरे स्पीकर को कह सकते हैं। अध्यक्ष जी, आप दूसरे स्थानीय सदस्य को कह सकते हैं, अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं आप। अरे पढ़ना नहीं, मैं अपना समझ करूंगा ना, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जी, बोलिए, बोलने देना, सारे बोलने देना, बोलने। अब आगे दूसरे मान्य सदस्य को कह सकते हैं। ये इक्वली इम्पोर्टेंट है या समय बहुत होता जा रहा है। चौहान साहब, आप अमेंडमेंट पढ़ लीजिए प्लीज।
आप ये बैठेंगे, आप ये भी बैठो, आप मेन अमेंडमेंट के लिए आपको बुलाया गया, आप बोलिए ना, आप उन्हें बिठाओ, इतना समय हो गया आपको बोलते हुए, उन्हें बिठाइए, एक मिनट बैठ जाइए, उन्हें ऑर्डर में लाइए। चलिए यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए IBN 7।